नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और आज का हमारा विषय है दिल्ली में दंगल। क्या नैतिक आधार पर अरविंद केजरीवाल को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? ये सवाल से कहीं अधिक मांग है और इसी मांग को लेकर दिल्ली की सियासत में दंगल देखने को मिल रहा है। बीजेपी मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। और इसमें दिलचस्प बात तो यह है कि जेल से अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक कई सरकारी आदेश भी पारित कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जेल से केजरीवाल के आदेश को टाइप कौन कर रहा है? क्या ईडी की हिरासत में ये सुविधाएं सभी लोगों को दी जाती है जो अरविंद केजरीवाल को दी जा रही है? इसी बात को लेकर के दिल्ली में दंगल चल रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कई सारे सवाल हैं। सवाल यह है कि केजरीवाल किस राजनीति से बने हैं और कैसी राजनीति बना रहे हैं। जी बिल्कुल, और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में जहां एक और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर, और इसी पर आज चर्चा करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली में जो बीजेपी महिला कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही है, उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंदर शर्म है तो वो इस्तीफा दे दे। किस तरह की राजनीति ये वो कर रहे हैं जो जेल से सरकार चला रहे हैं, और इसी पर आज तमाम चर्चा करेंगे। तमाम राजनीति में अच्छी परख रखने वाले पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अजय बोकिल जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। प्रभात सक्सेना जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष दुबे जी कुछ ही समय में हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। आलोक सिंघई जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रकाश सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और सभी मेहमानों का मैं एक बार स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अजय बोकिल सर आपके पास में आना चाहूंगा। ये जानना चाहूंगा कि क्या महज 11 साल पहले बनी पार्टी क्या अनैतिक राजनीति का उदाहरण पेश कर रही है, जैसा कि आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगे हैं? निश्चित रूप से ये जितना आर्थिक घोटाला है उससे भी बड़ा परसेप्शन का खेल है, जिसमें राजनीति भी है, नैतिकता भी है, अनैतिकता भी है। बिल्कुल। तो अभी जो गेम हो रहा है वो तो देखिए, भ्रष्टाचार इसके अंदर 600 करोड़ का बताया जा रहा है, और इस देश के अंदर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार हुए हैं, तो वो उस तुलना में तो बहुत मामूली है ये। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज समझ में आती है कि भ्रष्टाचार के मामले में अभी आम आदमी पार्टी बहुत बच्ची है। भ्रष्टाचार की पाठशाला में अभी वो प्राइमरी के स्टूडेंट है, और वो भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है शायद उनको ठीक से मालूम नहीं, और पकड़े गए हैं वो। अब सवाल ये है कि इसमें जो नैतिकता का सवाल है सबसे बड़ा, जैसे आपने पूछा कि क्या जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है, इस बारे में कानूनी विशेषज्ञों का कहना यह है कि कानूनी तौर पर तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई परिस्थिति आज तक देश के सामने अभी आई नहीं। बिल्कुल, ये पहला मामला है, पहली बार इस तरह से हो रहा है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ और वो ये जिद कर रहा है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री थे उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और वो अंदर गए, तो उसमें ज्यादातर अंदर ही है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि यहाँ नैतिकता का सवाल उठता है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए और क्या उसको ऐसा करने देना चाहिए। बिल्कुल, ये भी देश के सामने सवाल है। फिलहाल वो आदेश जारी कर रहे हैं, वो कितने सही हैं गलत हैं, हालांकि बीजेपी ने ये भी कहा है कि वो फर्जी आदेश हैं, और किसकी अनुमति से कर रहे हैं, क्या जेल में रहते हुए कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है, क्या बिल्कुल जेल प्रशासन क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और सरकारी आदेश आ रहे हैं बिना मोहर वाले, और वहां पर टाइपिंग कैसे हो रही है, ये बिल्कुल जांच का विषय है। ईडी ने इस पर कहा कि हम जांच करवाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ईडी पर भी है कि अगर वो आदेश निकाल रहे हैं तो ईडी ने क्या उनको परमिशन दे रखी है, क्योंकि वहां पर कोई ना तो अंदर जा सकता है और ना कोई आ सकता है। क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से सवाल उठ रहा है ना भाई, ईडी की कस्टडी में है वो, ईडी उनको ऐसा अगर वो कर रहे हैं तो, हालांकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि वो जो आदेश जारी हो वास्तव में सही है कि नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो सही हैं तो वो ऐसा कस्टडी में रहते हुए वो कैसे कर पा रहे हैं, जेल प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार उनको कैसे अनुमति दे रही है, ये भी सवाल इसमें जुड़े हुए हैं साथ में। बिल्कुल अजय जी, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से परमिशन उनको मिल रही है कि वो जेल से एक के बाद एक आदेश जारी कर रहे हैं। प्रभाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी इसी सवाल से जुड़ा हुआ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से आदेश जारी कर रहे हैं, पहला आदेश जिसके बाद मंत्री अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो आरोप है वो रेड्डी के ऊपर लगाए। दूसरा जो आदेश जारी हुआ आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर, आदेश तो जारी हो गया सर, लेकिन जिस तरह से जेल से ये जो आदेश जारी हो रहे हैं, ईडी ने क्या कुछ सुविधाएं अरविंद केजरीवाल को दी हुई है। और एक सवाल सर आपसे जवाब जानना चाहूंगी, क्या
जेल में कोई मुख्यमंत्री आदेश जारी कर सकता है या फिर संविधान के तहत क्या कुछ इसके लिए नियम कायदे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था या आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ था तो ये तमाम बातें सामने आई थी कि ये पार्टी अलग हटके रहेगी। अर्थात जो पार्टियां अभी तक जो सत्ता में रही हैं, जो करती थी, उससे हम अलग हटके करेंगे। उनका साफ कहना था कि हम जो है सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेंगे, हम आम आदमी की तरह चलेंगे। और उन्होंने उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो सारे दूसरे दलों के प्रमुख नेताओं को न केवल कोसते थे बल्कि उनके भ्रष्टाचारों की बात भी करते थे। और वो ये भी कहते थे अगर मान लो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें जेल में जाने से कोई गुरेज नहीं है। तो ऐसा ही हुआ एक करके इनको सारे नेता बारी बारी से जेल भी जा रहे हैं और तमाम बातें हो रही है। तो सब काम वही कर रहे हैं जो दूसरे दलों के नेता करते थे। फिर हटके कहाँ हुआ? और जहां तक सवाल है जेल से लेकर, ये बात सही है, भारतीय राजनीति इतिहास में कई लोगों ने जेल में रहकर चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जेल जाने की जो घटना है वो मैं समझता हूं कि ये घटना अपने आप में सबसे अलग है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की थी जिनके नाम उमा भारती, जिनका सम्मान आया, 8 महीने के अंदर ही सत्ता छोड़ दी और फिर वो चली गई। ऐसे कई उदाहरण मिले जिनने पद को त्यागने में देरी नहीं की, उनने भी एक मिसाल पेश की। और एक ये भी नजर पेश हो रही है कि जेल में रह के आदेश हो रहे हैं। भाई आखिर सत्ता मोह क्यों? पार्टी के अंदर हजारों लाखों और भी कार्यकर्ता हैं आपके, जैसे कि आप कहते हो आम आदमी पार्टी, तो उसमें किसी को राष्ट्रीय संयोजक भी आप ही बने हुए हो, मुख्यमंत्री भी आप ही बने हुए हो और बगैर विभाग के मुख्यमंत्री आप बने हुए हो, उसके बावजूद भी तमाम आदेश आप जारी कर रहे हो। तो इस तरह इसको लेकर इनकी पार्टी के अंदर खींचतान शुरू हुई है। और अभी ऐसी भी जानकारी है कि 10 से 12 विधायक ने कल रात को एक बैठक करी है और उन्होंने एक नए गुट बनाने की और इनको पद से हटाने की बात भी कही गई है। बिल्कुल अब वो कितना है वो सब चीज सामने आएगी। फिलहाल तो ये जो हाई प्रोफाइल ड्रामा कह सकते हैं, नोटंकी कह सकते हैं, चल रही है, वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने ठीक कहा। प्रकाश सक्सेना सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि सर ने कहा कि वहाँ कुछ विधायक उनकी मीटिंग चल रही है, मीटिंग होने के बाद उन्होंने ये भी तय किया कि मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए या कुछ और कार्रवाई कर सकते हैं। ये देखना होगा, पार्टी का ये आंतरिक मामला है। लेकिन जब इस बात की ईडी को पता चला तो ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली है, ना कोई कंप्यूटर मिला है और ना ही ऐसे कोई पेपर मिले हैं जिससे वो सरकारी आदेश निकालें। तो ईडी ने यह भी कहा कि ये कैसे हुआ इसकी हम जांच करेंगे। ईडी ने यह भी कहा है कि उनके पास में हमारी तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है। अब सवाल यह है कि फिर उन्होंने ये आदेश निकाले क्यों और कैसे निकाले? प्रकाश सर जी, ऐसा जो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वो बता रहे हैं मौखिक आदेश रहे हैं। हो सकता क्योंकि यदि वो ऐसा करते तो ईडी उनको नहीं बख्शती, क्योंकि ईडी इस समय उनकी मित्र तो नहीं लग रही कम से कम जो उनको, और यदि कोई वो फैसिलिटेट करती भी तो वो षड्यंत्र होता उनके खिलाफ कि उनको फंसाने के लिए उनको फैसिलिटेट किया है। तो इसलिए ये कहना गलत होगा, मतलब अभी की जो खबरें उनके अनुसार कि ईडी ने कोई सपोर्ट किया है। अब इसी बात को मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि वो मौखिक आदेश हैं, मौखिक आदेश देने पे तो कोई बंदिश हो नहीं सकती। उनसे मिलने वाले जो उनके एडवोकेट हैं या और जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी मौखिक निर्देश जारी किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल प्रकाश जी, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता कि ईडी कोई सुविधा दे रही है क्योंकि वो वैध तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है। आलोक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर वर्तमान की बात करें तो 2 मुख्यमंत्री जो है वो सलाखों के पीछे अब हो चुके हैं सर। जिस तरह से अब बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आते ही और विपक्ष को हटाने का काम बीजेपी करती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं सर, विधानसभा चुनाव हो और अब से लोकसभा चुनाव, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है वो विपक्ष को टारगेट कर रही है क्योंकि 400 पार का नारा दे चुकी है और अपने ही नारे में अब वो फंसती नजर आ रही है। हाँ, ये दरअसल में ये कोई भजन मंडली तो है नहीं, राजनीति है। और बीजेपी ने समय टाइमिंग्स देखी है और तब कार्रवाई हुई, ये कहा जा सकता है, ये आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि ईडी ने जो भी कार्रवाई की है, मनीष सिसोदिया जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट जब गए ये लोग, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यानी साक्ष्य पूरे हैं और एविडेंशियल जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है उनके आधार पे ये कार्रवाई हुई है। केजरीवाल जी तो खुद किसी फाइल पे साइन नहीं करते थे, कोई आदेश वो नहीं देते थे, शुरू से ये प्रक्रिया रही है। वैसे ही उनके आदेश जेल से निकल रहे हैं, तो ये मौखिक आदेश कोई आदेश नहीं माने जा सकते लीगल वे में, अदालती रूप में। लेकिन वो आदेश दे रहे हैं, चल रही है उनकी सरकार, मौखिक चल रही है, वो हमेशा बचते रहे तो उन पे कोई आरोप ना साबित हो पाए। लेकिन जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ और 600 करोड़ तो ये सामने एविडेंस मिले
बाकी ये कम से कम 3000 करोड़ रुपए का जो क्षति राज्य को पहुंचाई गई है, उससे उसकी वजह से ये घोटाला सामने आया है और लोगों के सामने, ईडी के सामने वो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है, देखा गया है, वो ट्रांजैक्शन ही एविडेंस बने। तो ये पहली बार हुआ है कि शिबू सोरेन के, हेमंत सोरेन के समय तो कुछ अलग किस्म के एविडेंस थे, लेकिन ये तो एविडेंस बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश में भी इसके पहले कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री जिन पे आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने शराब घोटाले में अनैतिक रूप से पैसा का लेन देन किया, एक स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी थे और दूसरे दिग्विजय सिंह जी थे, बिल्कुल दोनों पे आरोप लगे और दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ तो लोकायुक्त में मामला पहुंचा, बिल्कुल, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने राजनीतिक रूप से प्रयास कर लिए। एविडेंस उस समय डायरी में नाम आया था, तो वो डायरी के नाम को एविडेंस नहीं माना गया और ये कहा गया कि भाई ये जबरदस्ती राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है, लोकायुक्त में प्रकरण दे के बदनाम किया जा रहा है, इसलिए दिग्विजय सिंह जी भी बच गए थे, अर्जुन सिंह जी भी बच गए थे। फिर उसके बाद में उनको राज्यपाल बनना पड़ा था क्योंकि वो भी एविडेंस थे। तो शराब घोटाले की कहानी ये पहली बार नहीं है, ये पहले से होती रही है और कई सरकारें ये करती रही है, लेकिन ये तो आज समस्या हो गई है कि जब ईडी के सामने ट्रांजैक्शन जो होता है उसके डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध हो जाते हैं और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पे कोई किसी को बरी नहीं किया जा सकता। लेकिन आलोक जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मतलब डिजिटल साक्ष्य है और उनके होते हुए किसी को बरी नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को लेकर मैं आपसे सवाल कर रही थी सर, जानना चाह रही थी, महुआ मोइत्रा है, उनके ऊपर लगातार रेड हो रही है। कांग्रेस की अगर हम बात कर ले, विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है सर, कांग्रेस के सारे अकाउंट इनकम टैक्स की ओर से सीज कर दिए गए हैं, वो अपने एक भी पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया है कि उनके पास ट्रेन की टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं है। फिर इसको किस तरह से देखेंगे सर? नहीं, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अपन इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, इस मुकदमे में इस जो ईडी ने जो प्रकरण बनाया है इसमें साक्ष्य बिल्कुल साफ है। महुआ मोइत्रा के मामले में अलग किस्म की बात थी, तो वो सब चीजों को क्लब नहीं किया जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता, वो अलग किस्म की बात थी। देश के खिलाफ जो षड्यंत्र था महुआ मोइत्रा के साथ में सामने आया था और उस प्रकरण में उनकी विदाई हुई थी, लेकिन ये जो प्रकरण है इसमें पूरे साक्ष्य दिख रहे हैं और कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। देखा जा चुका है मनीष सिसोदिया के मामले में भी, संजय सिंह के मामले में और ये अब केजरीवाल जी के मामले में भी। तो इस तरीके से आप इसको आरोप में नहीं सिर्फ टाल सकते, घोटाला हुआ है। लेकिन टाइमिंग को लेकर जो एक सवाल उठ रहा है बार बार, टाइमिंग को लेकर मैं आपसे बात कर रही थी। हालांकि ये जो ईडी केस है वो एक अलग ही मुद्दा है, लेकिन टाइमिंग को लेकर जिस तरह से विपक्ष के ऊपर लगातार कार्रवाई देख रहे हैं हम, बीजेपी हम देख रहे हैं, अगर बीजेपी में विपक्ष से कोई जाता है तो वो एकदम पाक साफ हो जाता है। इस आरोप को लेकर मैं बात कर रही थी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी विपक्ष को टारगेट तो कर रही है। ऐसा कहा जा सकता है, ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं, आकलन करने वाले आकलन करते रहेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया चली है उस प्रक्रिया में आप ये देखिए मनीष सिसोदिया जी के मामला तो बहुत पहले आ गया था सामने और तब केजरीवाल जी के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि घोटाला इनकी सहमति से हुआ है। तो ये तो बात पहले से साफ थी, ये बात सही है। टाइमिंग्स को ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले केजरीवाल जी पे आरोप लगा है ताकि वो सफाई ना दे पाए और आप पार्टी की विदाई हो जाए। जिस तरीके से शिवसेना की विदाई हुई, एनसीपी की टूट गई, उस तरीके से अब शिवसेना में भी इसमें आप पार्टी में भी टूट की स्थिति आ रही है और ये 2-3 दिन में साफ हो जाएगा कि आप पार्टी चुनाव में रह पाएगी या छितर जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। देवदत्त दुबे जी, सर मैं आपके पास में आना चाहूँगा, क्या केजरीवाल मोदी का सबसे बड़ा डर है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया है, मैं भी केजरीवाल हूँ, ये आम आदमी पार्टी चला रही है, उसमें वो जनता के बीच में जा रही है, आरोप लगा रही है और जनता को ये कह रही है कि केजरीवाल मोदी का सबसे बड़ा डर है। और जैसा कि ऋषिका ने भी पूछा सिंघई साहब से कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, इन दोनों सवाल को जोड़कर आप कैसे देखेंगे सर? देखिए, राजनीति में यदि आप हैं और आपको लगता है कि सत्ताधारी दल हमें निशाने पर ले सकता है तो आप पाक साफ रहिए, क्यों आप घोटालों में लिप्त होइए। और आप पार्टी ने केवल आप पार्टी का नुकसान नहीं किया, इस भारतीय राजनीति का ऐसा नुकसान किया कि अब कोई विकल्प बनने की बातें करेगा तो लोग कहेंगे केजरीवाल की तरह बातें कर रहे हो क्या। अन्ना हजारे की उपस्थिति आंदोलन की, जिनको आधुनिक गांधी कहा जाता था, और केजरीवाल ने जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने अपने वो रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। जो अच्छे लोग थे जैसे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, इन सबको उन्होंने अलग किया। तो समझ में आ गया था कि ये केवल सत्ता के लिए आए, कि यहाँ तक कि उन्होंने फिर अन्ना हजारे तक की बात नहीं सुनी। तो ये आप इससे नहीं बच सकते कि कोई हम पे कार्रवाई कर रहा है, विपक्ष पे है हम इसलिए कर रहे हैं, सत्ताधारी दल
है जो हमें चुनाव के समय कर रहा है। आप यदि पाक साफ है तो आप कोर्ट जाइए, आप तो आपको जमानत मिल जाएगी, आप के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन आप सोचें कि हम विपक्ष में रहें, आंखें भी तरे रहे और फिर हम भ्रष्टाचार भी करें, तो ये संभव नहीं हो सकता। अब राजनीति बदल गई है, अब पहले जैसी राजनीति नहीं रही। अब तो बहुत साम दाम दंड भेद और मैनेजमेंट की राजनीति है। कमजोर कड़ी तलाशी जाती है कि आप पर कहाँ चोट की जाए। और केजरीवाल उस समय लग रहा था कि ये कोई देश की राजनीति विपक्ष बने जब वो बातें करते थे, लेकिन कहते हैं ना किसी के साथ रहने से उसका स्वभाव पता चलता है। जैसे किसी नेता को सत्ता सौंपी जाए फिर उसका स्वभाव पता चलता है। तो जो वो बातें करते थे वो सत्ता में आने के बाद उन्होंने सब उन चीजों को, आप देखते होंगे कि जब भी कोई मंत्रिमंडल का गठन होता, विभागों का वितरण होता, तो लोग आबकारी विभाग चाहेंगे, खनिज चाहेंगे, परिवहन चाहेंगे, ऐसे विभाग जो मलाईदार जिनको विभाग कहा जाता है। तो आप उसी में घोटाले में आए हैं, आप कोई ऐसे पशु कल्याण विभाग के घोटाले में नहीं आए हैं। और प्रूफ है, यदि आपके पास है तो आप अदालत जाइए, कोई आप ये अपेक्षा मत करिए कि आपके ऊपर कार्रवाई ना करे, आप घोटाले ना हो। अब यदि राजनीति में आपको रहना है, यदि आपको संघर्ष करना है तो आपको पाक साफ रहना होगा, अन्यथा फिर सत्ताधारी दल के साथ चलना होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या केजरीवाल विपक्ष का बड़ा चेहरा बन पाया है? जैसे कि उन्होंने अपने कैंपेन में दावा किया है कि केजरीवाल मोदी का सबसे बड़ा डर है। क्या वो मुकाम हासिल कर पाए हैं जो कभी कांग्रेस के पास में हुआ करता था? हालांकि कांग्रेस भी अब जमीन पर नजर नहीं आ रही है। विपक्ष के तौर पर अगर हम देखें तो भारत में ऐसी कौन बड़ी पार्टी होगी जो विपक्ष का चेहरा बन जाए? क्या वो केजरीवाल मुकाम हासिल कर पाए हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार है। अब मध्य प्रदेश में भी आपने देखना क्या हश्र हुआ, एक भी विधायक नहीं जीता। ऐसी अनेक राज्यों में केवल वो जो बातें करते थे, अब उनकी जो कलई खुल रही है तो उसके बाद वो विकल्प नहीं है। आज भी भाजपा का विकल्प कांग्रेस है, क्योंकि वो राष्ट्रव्यापी है, उसका एक अपना वोट बैंक है, उसके हर जगह आदमी है, कार्यकर्ता है। तो अभी केजरीवाल को बहुत लंबा संघर्ष करना था, उनको थोड़ा सत्ता की उस चाशनी से दूर रहना था, तो स्वाभाविक रूप से जनता उनको हाथों हाथ ले ही रही थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक तो रेवड़ी कल्चर वो लाए कि पंजाब में, दिल्ली में उन्होंने जिस तरह से एक राजनीति में रेवड़ी कल्चर का प्रवेश करवाया, तो आप अपनी सिद्धांतों के आधार पर, इमेज के आधार पर वोट ले रहे हैं कि आप रेवड़ी के आधार पर वोट ले रहे हैं? तो पूरे देश को आप यदि कमान सौंपेंगे तो खोखला कर दोगे। आप फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब चीजें। तो राजनीति में सिद्धांतों के तहत यदि आप बढ़ते हैं तो आप देशव्यापी विकल्प बन सकते हैं। अन्यथा ये कुछ दिन के होते, जैसे जाति की राजनीति करके कुछ दिन बसपा हवा में रही, सपा रही, लालू यादव, कितने लोग आए और गए, चले गए। लेकिन वाकई में यदि आप संघर्ष करेंगे, रहेंगे, तभी देश में टिकेंगे, नहीं अन्यथा जिन राज्यों में है उनसे भी बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल देवदत्त जी, और आशीष जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हम देवदत्त जी की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने जल्दबाजी कर दी सत्ता की चाशनी को खाने में। आशीष जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या वो खुद ही के जाल में मतलब यहाँ पर फंस चुके हैं? सत्ता की चाशनी खाने में जल्दबाजी कर दी, इसलिए आज सलाखों के पीछे है। सर, केजरीवाल जो है भारतीय राजनीति में जो है बहुत तेजी से उभरे हैं। मतलब इतना ऐसा उदाहरण बहुत कम मिला है कि जो आदमी 2 या 2.5 साल के संघर्ष के बाद सरकार में आ जाए और फिर 2-2, 3-3 बार जीत जाए और 2 राज्यों में सरकार बना ले। तो ये एक इसको मिरेकल कहा जा सकता है, चमत्कार कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ। लेकिन इसके पीछे भी कई बार होता है कि जनता जो होती है, मतदाता जो होता है, मौजूदा सरकार से इतना बोर हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि फिर वो विकल्प चुनता है। फिर वो ये नहीं तौलता है कि वो विकल्प कैसा है, ये बाद में सामने आता है कि विकल्प कैसा निकला। तो अब केजरीवाल के साथ ये चीजें सामने आई हैं। हालांकि वो अभी विचाराधीन है या अभी अंडर ट्रायल हैं, अभी वो आरोपी सिद्ध नहीं हुए। तकनीकी तौर पर जो भी चीजें बने, जैसा भी बने, लेकिन नैतिक तौर पर वो बुरी तरह से फंस गए हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है वो सिर्फ वो नैतिकता की है जो राजनीति के शब्द के साथ जुड़ी हुई है। तो केजरीवाल की जो जिद है कि वो सरकार जेल से चलाएंगे और उनके साथ जो लोग हैं, तो ये सारी चीज़ों के कई सारे पहलू हैं, इस पर पहले भी बात हुई होगी। लेकिन जो सीधी बात उसमें यह है कि जेल का जो नियम होता है उसमें कोई भी कैदी जो विचाराधीन हो या कोई भी कैदी हो, वो सिर्फ 2 ही बार हफ्ते में किसी से मुलाकात कर सकता है। सरकार चलाने के लिए संभव नहीं है कि 2 बार मुलाकात से काम हो जाए। दूसरी बात, उसका विकल्प यह है जो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनके पर निर्भर है कि वो उसे हाउस अरेस्ट घोषित करें।
तब वो सरकार चला पाएंगे वहां से। तो ये चीजें देखिए बहुत मुश्किल हैं ये, और जिस तरह के समीकरण है सारे एलजी के साथ उनके हैं या जिस तरह की चीजें हैं, तो ये इसको कानूनी तौर पर भी नहीं और सियासी तौर पर भी इसको कोई रास्ता मिलेगा। लेकिन देखिए केजरीवाल के साथ ये जरूर हो गया है कि ये जो चुनाव, लोकसभा चुनाव के वक्त उनको जो गिरफ्तार किया गया है, तो ये जो है ये अब उनके ऊपर निर्भर है। वो कई बार इस तरह के संकटों को अपना अवसर बना लेते हैं, तो ये कई बार इस तरह की चीजें आई हैं। अब ये सामना जो पब्लिक है, जनता है या मतदाता है, उनको तोलना है या उनके विवेक पर निर्भर है कि वो केजरीवाल की गिरफ्तारी को, उनके ऊपर लगे आरोपों को, या भारतीय जनता पार्टी की भूमिका जैसा उनके लोग बोलते हैं उसको किस तरह से लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ों बन सकती हैं, या तो ये केजरीवाल के लिए फायदे की चीज़ हो जाएगी या उनके लिए स्थायी नुकसान की चीज़ बनेगी। बिल्कुल ठीक है। आपने उपराज्यपाल का जिक्र किया, तो क्या एक यहाँ पर अंदेशा ये भी है कि अगर केजरीवाल अपनी पद से इस्तीफा देते हैं, सीएम पद त्याग देते हैं, तो क्या ये जो उपराज्यपाल है उनके पाले में गेंद चली जाएगी? तो क्या जो पूरा सिस्टम है वो उनके पक्ष में चला जाएगा? तो क्या इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? क्या आम आदमी पार्टी भी यही सोचती है कि अगर हमने पद छोड़ दिया तो गेंद पाले में चली जाएगी उपराज्यपाल के, और हो सकता है कि इससे पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है? देखिए ये निर्भर होगा क्या परिस्थितियां बनती हैं। इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी जो वहाँ सरकार चला रही है वो अल्पमत में नहीं है, उसके पास बहुत जबरदस्त बहुमत है। वो अपना नेता चुन के विधायक बना, किसी विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन वहां पर सियासी समीकरण क्या होते हैं, बगावत होती है, कैसे होता है, क्या होता है, ये इस पर निर्भर करेगा। तो एलजी की भूमिका जेल को लेकर, हाउस अरेस्ट को घोषित करने को लेकर तो ठीक है, लेकिन चुनाव में सीधे सत्ता अगर वो उनके हाथ आती है, यानी केंद्र के हाथ आती है, तो केंद्र भी नहीं चाहेगा कि चुनाव के वक्त ऐसा कोई संदेश जाए कि वो किसी हुई चुनी हुई सरकार को इस तरह से कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें हैं, रिस्क दोनों तरफ से बराबर की है। अब कौन कितना इसका फायदा उठा सकता है ये इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल ठीक है। अजय बोकल सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा कि देवदत्त दुबे सर बता रहे थे कि राजनीति में अगर आपको आना है तो आपके पास में विजन लंबा होना चाहिए। अगर हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एक दूसरे से अगर तुलना करें तो हम बीजेपी की जो लंबा अनुभव देख रहे हैं या लंबा विजन देख रहे हैं, वैसा विजन आम आदमी पार्टी का समझ में नहीं आता। जैसा कि आपने भी कहा कि घोटाले के मामले में वो बच्ची है, हो सकता है इसलिए 3 मंत्री उनके और खुद सीएम भी जेल के अंदर है। क्या कहेंगे आप? विजन की अगर बात की जाए तो उनका, आम आदमी पार्टी का विजन जो है बहुत सीमित है। हाँ, मूलतः उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके उस सत्ता में आए थे। उसके बाद उन्होंने रेवड़ी कल्चर शुरू करके सत्ता को बनाए रखने का एक नया तरीका खोज निकाला। बिल्कुल। और सौभाग्य से कहिए या उनके प्रयासों से कहिए कि वो कामयाब भी हुआ, और इसका दूसरा लोग इसका जो है वो इसकी नकल करने लगे। तो लेकिन ये एक सीमित उपाय है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग, जैसे कि आशीष ने कहा कि भाई लोग उब जाते हैं सरकार से, आप कितनी अच्छे काम क्यों ना करें, बिल्कुल ठीक, तो वो बुराइयां सामने आने लगती हैं, तो वो उसमें भी आ रही हैं। तो विजन की दृष्टि से ये कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है इस तरह का, और ये एक सीमित दायरे में सफल हो सकता है। जब देश चलाने की बात आती है तो आपको बहुत सारी बातों पर विचार करना पड़ सकता है, बहुत सारे पहलुओं पर विचार करना पड़ता है, तो उस दृष्टि से वो ठीक नहीं है। हाँ, ये बात है कि पंजाब के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई, राजनीतिक एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, तो उनको आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया। लेकिन सारी प्रदेशों में वो स्थिति नहीं है, वहाँ विकल्प पहले से मौजूद है, तो वहाँ आम आदमी पार्टी घुस नहीं पा रही है। तो विजन की दृष्टि से तो बहुत लंबा विजन नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर असली सवाल दूसरा है। वो ये है कि इसमें खेल बड़ा राजनीतिक है। वो ये है कि अपने केजरीवाल और उनकी पार्टी को एक्सपोज कैसे किया जाए। बिल्कुल, ये असल में खेल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक सफल हो रही है कि भाई आपने बड़ी बड़ी बातें की, आप सत्ता में, सत्ता में आने के बाद भी आप वही कर रहे हो, दूसरे कर रहे हैं, तो आपने और दूसरे में फर्क क्या रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये असली सवाल है। तो ये जब जनता के सामने बात आने लगी है तो वो जो मोहभंग आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल से होने लगा है, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगने लगा था कि दिल्ली के लोग जो जिनका बड़ा समर्थन का वो दावा करते हैं वो लोग सौदे में उतर आएंगे, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं तो वो करते रहेंगे, वो तो उनका काम ही है वो। लेकिन कोई दिल्ली की जनता में बड़ी हलचल हो, दिल्ली पूरी उतर आई हो सड़कों पर केजरीवाल के समर्थन में, ऐसा तो कहीं कुछ हुआ नहीं और होता भी दिख रहा है। बिल्कुल अजय जी, और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि क्या इससे मोहबंद होगा केजरीवाल की और
तो देखिए, अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल प्रभाल जी आपसे मैं करना चाहूंगी, पॉलिटिकल फायदा इस पूरे एजेंडे का किसे है? क्योंकि देखिए, अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें दिल्ली की, तो वहां पर दिल्ली की जनता हो जाती है आम आदमी पार्टी के साथ, यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें सर, तो लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी सीटें चली जाती हैं भारतीय जनता पार्टी को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो ये जो अब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, इससे कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के लिए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो सर अच्छी इमेज है, वो कहीं ना कहीं अब जनता को साफ दिख रहा है कि क्या उनकी इमेज थी, और कहीं ना कहीं उनसे अब जनता जो है वो हटने लग जाएगी पीछे, बीजेपी को इसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनकी इमेज जो है वो डैमेज हुई है। नहीं, देखिए केजरीवाल जिसका नाम है वो नए नए प्रयोग करते हैं राजनीति में। बिल्कुल, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि नोट पर लक्ष्मी जी का और गणेश जी का फोटो छाप देना चाहिए। बिल्कुल, तो उसलिए कहा था कि ताकि वो जो भाजपा की हिंदुत्व छवि है उसको वो डैमेज करें, इसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो वो हमेशा उनकी और उनकी जो टीम है बिल्कुल, वो यही प्रयोग में लगी रहती है, प्रयोग धर्मी बना दिया उन्हें पार्टी को। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अन्ना हजारे जो इस पार्टी के जनक थे, जिनकी पूरी ताकत और मेहनत के साथ में जो एक बड़ा भीड़ जुटी थी, और जैसा कि आशीष जी ने कहा कि एक विकल्प तलाश थी कि कोई तीसरा मोर्चा ऐसा आएगा जिसमें लोग अपने तलाश करेंगे, संघर्षशील होगा, ईमानदारी के साथ काम करेगा। तो वो फार्मूला तभी फेल हो गया जब उन्होंने अपने बंगलों पर करोड़ों रुपए काम कराने शुरू करा दिए। इसके अलावा वो पूरी सुविधाएं लेना शुरू कर दी, और अन्ना हजारे ने उनसे मना किया था कि शराब वाले के चक्कर मत पड़ना। तो शराब घोटाले में भी वो कहीं ना कहीं पड़े। तो उन्होंने अपने, जैसा कि पहले कहा गया कि जो सबसे पहले बात करें तो जो कवि है कुमार विश्वास, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, वो अच्छा खासा प्रोफेसर थे, और नौकरी छोड़ के इनके साथ में आए। उसके बाद योगेंद्र यादव जैसे बुद्धिजीवी इनको मिले, भूषण जी, तमाम लोग इनको मिले, लेकिन जो इन्होंने सत्ता के प्रति उनका मोह बढ़ता चला गया, और मैं किसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करने दूंगा, मुख्यमंत्री में ही रहूंगा, राष्ट्रीय संयोजक भी मैं ही रहूंगा। तो इस चक्कर में अच्छे अच्छे लोग जो है वो चले गए, और आज स्थिति ये है कि अब जो उनके साथ लोग हैं वो भी घुटन महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आंतरिक प्रयत्न नहीं है पार्टी में। तो जैसे समाजवादी पार्टी है या दूसरी अन्य पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, शरद पवार की पार्टी, अन्य पार्टी है, फिर उसमें आपको अंतर क्या निकला? तो ये सब चीजों का जनता मूल्यांकन करती है, लेकिन दिल्ली की जनता समझदारी भी ज्यादा है, वो किसी को निरंकुश नहीं होने देती, इसलिए उसने स्टेट लेवल पर जो एक आम आदमी को बिठाना है, वो केंद्र में भाजपा को चाहती है जिससे बैलेंस बना रहे। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजों के बीच में अब आने वाले समय में जो है वो ये सिद्ध होगा कि जनता किसके साथ में है। बिल्कुल ठीक है। प्रकाश सक्सेना सर, आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे कि प्रभाल सक्सेना सर बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है, नए नए प्रयोग करते हैं, हर दिन नया प्रयोग करते हैं, चाहे वो रेबड़ी कल्चर का हो या चाहे फ्री की योजना देने का हो। लेकिन सवाल यह है, अब देखिए लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, और अब केजरीवाल की पार्टी तमाम तरह के आरोप गढ़ के और वो अब एक नया मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये माना जाए कि अब आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेल रही है? नहीं, वो आम आदमी पार्टी सामने वाली पार्टी जो है, जो उसको समाप्त करने पे तुली हुई है, उसके खिलाफ अपना परसेप्शन क्रिएट कर रही है। जैसे वकील जी ने शुरुआत की थी कि परसेप्शन की लड़ाई है। बिल्कुल। और आप देखें, जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो एक एंटी करप्शन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। उसका लाभ किसको मिला? उस व्यक्ति को मिला जिन्होंने अपने राज्य में लोकायुक्त भी नियुक्त नहीं किया था। बिल्कुल। पर एडवांटेज किसको मिला? जो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं थे। लेकिन उन्होंने विज्ञापनों के परसेप्शन से ये प्रचार किया कि वो चौकीदार और सब सारे चोरों को धर पकड़ेंगे। जबकि 2013 में एक सहारा बिरला डायरी कांड हुआ था, सीबीआई के छापे पड़े, सारे दस्तावेज मिले थे, एक्सेल शीट, हार्ड डिस्क, नोट शीट, अप्रेजल रिपोर्ट, सारे सबूत थे। लोगों को उम्मीद थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक्शन होगा, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। वो जयललिता वो क्या नाम था, जयंती नटराजन टैक्स का वो बार-बार उल्लेख करते थे, पर्यावरणीय पर अनुमतियों को लेके क्या हुआ? तो मेरा मतलब यह है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई कोई लड़ता नहीं दिखता। अन्ना आंदोलन में यह हुआ था, जब केजरीवाल अनशन पे बैठे थे तो उन्हें एक टीम ने प्रोवोक किया था कि आप राजनीति में उतरे, उनको मजबूर किया था। वो कह रहे थे मुझे राजनीति में नहीं उतरना, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे बैठ के तो प्रवचन कोई भी दे लेगा, आप मैदान में उतरो। बिल्कुल। तो वो राजनीति में उतरे। उस टीम में कौन लोग थे? वो किस पार्टी में है? वो लोग भी जन लोकपाल के समर्थक लोग थे, लेकिन वो जन लोकपाल विरोधी पार्टियों में या ऐसे तत्वों के बीच में शामिल हो गए। तो लड़ाई में वो अकेले थे।
अब जहां उनकी आपसी राजनीति में पार्टी का जो मतभेद का जो कारण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि एक तरफ पूरी तरह से नैतिक होकर लड़ा जाए, बिल्कुल, या कृष्ण नीति से, या छल कपट वाला जो सामने वाला छल युद्ध कर रहा है हम भी इस छल युद्ध से लड़े, तो उन्होंने छल युद्ध को चुना, बिल्कुल, इसलिए मतभेद होना स्वाभाविक था। बिल्कुल, लेकिन अन्ना हजारे ने तो पल्ला झाड़ लिया। अब तो कहते हैं कि मैंने इस मामले में उनको नीति बनाने से मना किया था, मेरी अगर बात मान जाते तो इतना बड़ा दिन उनको नहीं देखना पड़ता। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जी, अन्ना हजारे को गलतफहमी में रखा था उस टीम ने जो उनके आंदोलन में भीड़ बन के उभरी थी। लेकिन दोबारा यदि आपको याद हो, जो दोबारा अनशन पे बैठने की तैयारी की, ममता बनर्जी कलकत्ता से आई थी और वो उन्होंने देखा 50 लोग भी उनकी भीड़ में शामिल नहीं है आंदोलन में, तो वो उस आंदोलन में शामिल नहीं हुई थी। तो अन्ना हजारे को उस दिन एहसास हो गया था कि उनके साथ छल हुआ। लेकिन वो बात ये थी उस समय जो उनके दल में जो लड़ाई जो मतभेद आए थे वो ये थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, एक गुट कहता नहीं हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, केजरीवाल का मानना था कि हम दोनों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। बात वहां से बढ़ती बढ़ती अब वो किसी के खिलाफ नहीं दिखते जिनके खिलाफ आरोप लगा। अन्ना हजारे अपने चेले के खिलाफ में क्यों नहीं बैठ जाती? अगर वो इतना बड़ा वो मुद्दा बना रहे हैं, उनका जो आंदोलन था वो भ्रष्टाचार को लेकर ही था, उन्होंने जन लोकपाल लेकर आए। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इतना बड़ा है उनका मसला और वो वाकई भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं तो उनको खुद अपने चेले के खिलाफ में बैठ जाना चाहिए आंदोलन लेकर। नहीं तो उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ भी बैठना था। बिल्कुल, आप ये देखें सरकार का जो छल इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है, असंवैधानिक रूप से संशोधन किए उसमें। आज उस पर डिबेट नहीं हो रही है किसी उस पे बड़े उस पे कि वो अवैधानिकता जो उन्हें एक्ट में संशोधन किया उसका एडवांटेज किसको मिला, सही। वो पूरी तरह जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ कह रही है कि असंवैधानिक है। एक बात और कहना चाहूंगा, आलोक सिंघई जी ने कहा था मनीष सिसोदिया की जमानत पे, उसी पीठ के एक जज थे संजीव खन्ना जी ने केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट से किसी को असीमित समय तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। मुख्य मुद्दा यह है कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में असंवैधानिक संशोधन हुए वैसे पीएमएलए में भी असंवैधानिक संशोधन हुए। उसकी धारा 19 कहती है कि मौखिक आधार पे जो सूचना देना पड़ती किसी की गिरफ्तारी से पहले तो लिखित में देना चाहिए, लेकिन वो धारा उसको मौखिक रूप से बताने के लिए उसको अनुमति देती है। तो मौखिक का प्रमाणित कैसे करेंगे आप? दूसरी उसका सेक्शन 45 है, उसमें है कि जो दोषी जिस पे आरोप लगाए वो अपने को निर्दोष सिद्ध करे। बिल्कुल, जो कि हमारे जो संविधान हमारा संविधान कातिल और कत्ल और प्रताड़ना की अनुमति नहीं देता। बिल्कुल, लेकिन ये प्रताड़ना करने वाले संशोधन है, बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे संशोधन है। इसलिए इस तरफ भी जागरूकता की जरूरत है, परसेप्शन एक तरफा ना क्रिएट हो, दोनों तरफ की लड़ाई बराबर दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल प्रकाश जी, और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आलोक जी इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरह से ईडी की हम कार्रवाई देख रहे हैं, पहले अन्य लोगों को गिरफ्तार करो, फिर उनको गवाह बनाओ, फिर अगले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो। अरविंद केजरीवाल जी के केस में भी यही हुआ, पहले अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, रेड्डी जी जिनका नाम बार बार सामने आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, फिर उसके बाद उनको सरकारी गवाह बनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाती है। किस तरह से देखते हैं सर? बिल्कुल ये बात कही जाती है, लेकिन आप ये बताएं एविडेंस के बगैर कोई कार्रवाई कैसे करेगा? आप ये देखें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये गिरफ्तारी हुई है और इसमें ये बात सही कह रहे हैं प्रकाश जी कि आपको खुद ही साबित करना है कि हम निर्दोष है, तो वो साबित करते रहेंगे, साबित होना नहीं है। उसकी वजह है इतने साफ एविडेंस आ गए हैं, गवाह भी आ गए हैं, सारी चीज जो घोटाला हुआ है ये तो साफ हो गया ना भाई। और जब घोटाला हुआ है तो अपराधी को दंड भी मिलेगा। बिल्कुल, तो ये जाहिर सी बात है, आप इसमें कोई भी इफ एंड बट्स लगाते रहे कि हमारे ऊपर पॉलिटिकली कार्रवाई हो रही है और द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप ये देखें मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होना थी, पर्याप्त समय दिया गया, पूरे एविडेंस दिए, इकट्ठे किए गए, फिर कार्रवाई की गई। तो ये जो चीजें हुई हैं इसको आप इनकार नहीं कर सकते। आप कोई भी आरोप लगा ले, कोई भी बहानेबाजी कर ले, लेकिन इसको आप नकार नहीं सकते। बहुत कार्रवाई पारदर्शी ढंग से हुई है। और आप दूसरी बात आएगी कि आप पार्टी के इतिहास की बात करें तो आप पार्टी अवसरवाद की पैदाइश थी। आप ये देखें कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, 17,000 करोड़ का घोटाला था जिसको अनावश्यक अनर्गल ढंग से शीला दीक्षित सरकार ने खर्च किया था। बिल्कुल, और कांग्रेस की सरकार चुनाव में जाना थी, वहां बीजेपी की सरकार का उदय होना था, लेकिन बीजेपी की काट के रूप में कांग्रेस ने ही, कांग्रेस के नेताओं ने ही और जो कांग्रेस के जो फंडिंग एजेंट्स थे उनने ही मिलके आप पार्टी के रूप में खड़ा किया गया, खड़ी पार्टी कर दी और आनंद फानंद में हुई। कोई पार्टी इतनी जल्दी खड़ी नहीं हो सकती, जिसको चमत्कार कह रहे हैं वो चमत्कार संभव ही नहीं था। लेकिन आप अन्ना आंदोलन को फ्रंट फेस बनाया गया था
और उसकी आड़ में इनको खड़ा करके सत्ता में पहुंचाया गया था। तो अन्ना तो ठगेगा जो तो है ही, साफ बात है। अन्ना तो शराब, रालेगांव सिद्धि जो उनका गांव है, उस गांव में शराबबंदी है, वो शराब नहीं पीते वहां के लोग, लेकिन उस आंदोलन की उपज से यदि ये निकले होते तो ये भी शराबबंदी करते। बिल्कुल। इनने शराबबंदी नहीं की, शराब की उपलब्धता दिलाई, घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई। बिल्कुल, तो ये इसलिए अब ये फंसे हुए हैं। बिल्कुल। तो इसमें बहानेबाजी, पवित्रता की बात या दूसरी बात करना कोई औचित्य नहीं रखता। इलेक्टोरल बॉन्ड हो सकता है, उसकी अलग कहानी है, वो अलग आएगी, पर शराब के मामले में तो ये दोष साबित आ गया। बिल्कुल ठीक है। दीपदत्त दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि बीजेपी मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं कुछ मुख्यमंत्रियों का जिक्र करना चाहूंगा, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो जयललिता हो, या फिर वो हेमंत सोरेन हो, इसके अलावा जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के BS येदियुरप्पा हो, या इसके अलावा उमा भारती जो 2003 में उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। इन तमाम जो पूर्व CM हैं, इनका मैंने जिक्र किया है, ये किसी न किसी मामले में जेल जाने की अंदेशा था और उन्होंने ऐन 32 से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या इस्तीफा देना जरूरी है, जैसा कि बीजेपी मांग कर रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस आंदोलन की उपज थे और जो इमेज लेकर वो आए थे, उसमें तो उनको बहुत पहले इस्तीफा देना था। पहले समन में उनको ED के सामने पेश हो जाना था और तुरंत इस्तीफा भी दे देना था। लेकिन वो जिस तरह से हठ धर्मिता अपनाए हैं, उनका सत्ता का जो लालच है, लोग, वो अब उजागर हो गया है। तो इसीलिए तो इनके जो केजरीवाल को जो काजल के टीके लग रहे हैं, वो इसलिए लग रहे हैं कि आप उपज उस भावना के थे कि जहां राजनीति में शुचिता की बातें थी, जहां भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप चौराहे पे आए बाएं साएं बकते रहे, और आज आप उसी मुद्दे पे टाएं टाएं फिस हो रहे हो। आप उसी मुद्दे पे फिर रक्षात्मक मुद्रा में आप इतना क्यों चिपके हो कुर्सी से? आप इस्तीफा दो और कानूनी लड़ाई लड़ो, मैदान में आओ, फिर संघर्ष करो। यदि आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है, जो आदमी लेकिन ज्यादा नैतिकता की बात करना क्यों जरूरी है? क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना क्यों जरूरी है? क्या संविधान में इसका कोई प्रावधान है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जेल जा रहा है या जाने वाला है या जेल में है तो उसे पद से इस्तीफा देना होगा? क्या इस बात का कोई संविधान में जिक्र है, कहीं किसी क्लॉज में, सब क्लॉज में? देखिए, संविधान में इस तरह का तो कोई उल्लेख नहीं है, ये नैतिकता का मामला है। आप देखते, एक सरकारी कर्मचारी यदि 24 घंटे से ज्यादा जेल में रहता है तो उसको नौकरी चली जाती है। तो ये तो नैतिकता का, और खासकर जिस पृष्ठभूमि के उपजे हुए नेता हैं, जिन बातों को लेकर, तो इनके लिए तो बहुत जरूरी था कि बहुत पहले इस्तीफा दे देना था। अब ये जितने दिन जेल में रहेंगे, सरकार चलाने का नाटक करेंगे, तो इनका उतना ही नुकसान होगा। व्यक्तिगत तौर पर केजरीवाल का, आप पार्टी का, मैं कहता हूँ भारतीय राजनीति का नुकसान होगा। क्योंकि जब भी कोई सत्ताधारी दल के खिलाफ नैतिकता की बातें करके मैदान में आएगा, अच्छी बातें करेगा, तो लोग कहेंगे अरे वो वैसे ही होंगे जैसे आप पार्टी के केजरीवाल बातें करते थे, और फिर देखा आपने भ्रष्टाचार में और जेल में, और जेल से सरकार चला रहे हैं। तो ये नुकसान राजनीति का हो रहा है। संविधान में जिक्र नहीं होने के कारण ही क्या वो हठ धर्मिता अपना रहे हैं? आप संविधान के उसके तहत तो आए नहीं ना, आप तो नैतिकता की बातें करते हुए आए हैं जी। आपसे संविधान की तो दूसरी सीढ़ी है। आप पहले तो नैतिकता की जिस बात की आप दुहाई देते हुए आए हैं, उस बात का नुकसान हो रहा है, तो उस भावना का नुकसान अब हो रहा है। जो लोग भविष्य में कभी चाहेंगे तो ऐसे लोगों के उदाहरण दिए जाएंगे कि केजरीवाल जैसी बातें करने वाले हमने बहुत देख लिए। क्योंकि कई बार तो अन्ना हजारे तक आरोप लगे कि उन्होंने आंदोलन किया, देश की भावनाएं जगाई, और फिर नेतृत्व ऐसे हाथों में सौंप गए जो उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देवदत्त जी इसको लेकर सवाल तो उठ रहा है कि पहले उन्होंने आंदोलन किया, अब नेतृत्व ऐसे हाथों में चला गया कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, देश एक गलत हाथों में चला गया है। अजय बोगिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, MCD का चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, पहले भी हमने चर्चा की कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत जल्दी अपनी ऐसी छवि बना ली और बहुत जल्दी वो पार्टी को लेकर आगे आ गए कि 2 प्रदेशों में उनकी सरकार बन गई। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या सर कि बीजेपी के लिए वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे? देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती बन गए थे ये मानना तो गलत होगा, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और दिल्ली की सरकार तो वैसे भी एक तरह की अर्ध सरकार है, जिसको एक सेमी स्टेट कह सकते हैं अपन, क्योंकि सीमित अधिकार हैं और वहाँ पर जो है वो राज्यपाल के पास सारे अधिकार हैं। तो कहने को मुख्यमंत्री एक झुंझुना की तरह है, ज्यादा है वो कि भाई आपके यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो मुख्यमंत्री है। फुल फ्लेज गवर्नमेंट पंजाब की है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो बड़ी ताकत है दिल्ली की तुलना में। लेकिन सरकार तो केजरीवाल ही कहलाएंगे ना सर, राज्यपाल थोड़ी ना कहलाएंगे। नहीं भाई, जो चुने हुए हैं। नहीं, अल्टीमेट पावर तो उपराज्यपाल को ही है ना। बिल्कुल।
तो सवाल ये है कि भाई अगर कोई उनकी सरकार निर्णय लेती तो उपराज्यपाल उसमें उसको रोक लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये उनसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है उस मामले में कि भाई उपराज्यपाल जो है वो ज्यादा ताकतवर होंगे। तो उस दृष्टि से नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है कि यहाँ पर खेल इस बात का है कि एक और पार्टी जो तेजी से उभर रही थी उसको कैसे क्रश किया जाए, जो भीतरी खेल उसके अंदर वो ये वाला है, और वो अपने कर्मों से ही उस दिशा में जा रही है। क्योंकि यहाँ पर नैतिक सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई जब आचार संहिता लगी हुई है तो आप किसी मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। बिल्कुल ये भी अनैतिक है एक तरह से। तो सवाल ये है कि लेकिन यहाँ पर खेल दूसरा हो रहा है कि भाई परसेप्शन की लड़ाई में कौन आगे जा रहा है। मैंने पहले भी कहा, क्योंकि शराब घोटाला कोई इतना बड़ा घोटाला नहीं है, जो पहले घोटाले हम देख चुके हैं होते रहते हैं देश के अंदर। बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम शराब घोटाला है क्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शराब घोटाला अगर बहुत आसान शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ ये है कि शराब के व्यवसाय का टोटल उन्होंने पूरी तरह निजीकरण जो है करना चाह रहे थे वो, और उन्होंने जो अभी तक दिल्ली के अंदर ये स्थिति ये थी कि शराब का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कंपनियां बेचती थी और कुछ हिस्सा प्राइवेट को जाता था। इन्होंने नीति बदली और सारा जो है निजी हाथों में दे दिया, और इससे 9,500 करोड़ रुपए मिलने की उनको उम्मीद थी। बिल्कुल, केवल इतना खेलो, इसके बदले में कुछ 100 करोड़ रुपए जो रिश्वत के तौर पर दिए गए। ठेकेदार थे वो दक्षिण भारत के थे, और हाँ, इसके अंदर जो है वो बीआरएस भी शामिल है और वाईएसआर कांग्रेस भी शामिल है, उनके लोग इसके अंदर शामिल हैं। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय घोटाला हो गया। राष्ट्रीय घोटाला बिल्कुल। कुल मिला घोटाला इतना था, लेकिन सवाल है कि ये घोटाला आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की बड़ी बड़ी बड़बोलेपन को कैसे उल्टाया जाए। ये असली खेल है और जिसके अंदर बीजेपी कामयाब होती दिख रही है। ठीक है, आशीष दुबे सर, आपसे अंतिम टिप्पणी चाहूंगा। जैसा कि देवदत्त दुबे जी ने कहा कि वो हठ धर्मिता अपना रहे हैं, लेकिन क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है, और क्या वाकई ये प्रैक्टिकली है? अगर प्रैक्टिकली है तो कितना है, और नहीं बिल्कुल तो सर। और इसी में एक सवाल और मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि क्या अगर दिल्ली से वो सरकार नहीं चला सकते तो वो क्या वहां पर अब राबड़ी देवी मॉडल जो हमने पहले देखा था लालू प्रसाद जी के टाइम पे, तो वो यहाँ पर लागू हो जाएगा क्या दिल्ली में? क्योंकि इसकी डिमांड भी अब उठने लगी है। बिल्कुल सर। नहीं, इसका तो उदाहरण भी सामने आ चुका है। जब केजरीवाल के जेल जाने के अगले दिन उनकी पत्नी ने उनका संदेश पढ़ा था। बिल्कुल। तो ये चीजें, ये जमीन तो तैयार होगी या की भी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जेल से सरकार चलाने की समस्या ये है कि उसमें जो है मेल मुलाकात और आदेश देना, और एक सीएम के काम करने के लिए एक सचिवालय, नोटशीट और ये, और अधिकारी कर्मचारी कहाँ से जेल में जाएंगे? जेल की मैनुअल जो मैं बता रहा हूँ वो नियम आएंगे उसमें। तो अगर केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है तो निश्चित तौर पर समर्थन बनाने की कोशिश करेंगे कि उनकी पत्नी सरकार चलाए, तो एक शेडो चीफ मिनिस्टर की तरह वो उनके लिए वो काम कर सकती है। तो ये तो चीजें संभव हो सकती हैं। वो जेल से सरकार चला सकते हैं, उसमें क्या कठिनाई आएगी वो उनकी वो बात है। वो दिल्ली में क्या परेशानियां होंगी वो उनकी जिम्मेदारी बनेगी। सरकार या कानून उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि इस्तीफा दें, तो उसमें उनका प्रावधान स्पष्ट है। तो लेकिन नैतिक रूप से सरकार चलाना उनके लिए मुझे लगता है संभव नहीं होगा, तकनीकी रूप से भी संभव नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि सरकार चलाने के लिए सर कैबिनेट की बैठक भी होती है, कैबिनेट के मंत्रियों से सलाह मशविरा भी होती है, अधिकारियों से भी सलाह मशविरा होती है, और ऐसे में अगर कोई वो आदेश पारित किए जाएंगे तो वो आदेश अवैध ही माने जाएंगे, वैध नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपने अपने मंत्रियों से नहीं पूछा, क्योंकि आपने अपने अधिकारियों से सलाह मशविरा नहीं किया, और उसके उनसे पूछे बिना अगर आप ऐसा कोई आदेश निकाल रहे हैं, अवैध है। बिल्कुल है। कोई भी निर्णय जो है सरकार का, वो अगर कैबिनेट या कोई नीतिगत निर्णय होता है तो वो मुख्यमंत्री प्लस एक मंत्री होता है, तब उसको कैबिनेट माना जाता है। सिंगल ऑर्डर नहीं होता। फिर मुख्यमंत्री के पास, अभी केजरीवाल के पास कोई विभाग भी नहीं है, तो वो समस्याएं आएंगी। लेकिन ये इस पूरे पक्ष के साथ जो कानूनी मामले हैं उतने ही राजनीतिक मामले भी हैं, और ये एपिसोड उसी तरह चलेगा। और मुझे लगता है चुनाव आने के आसपास तक कोई ना कोई इसका रास्ता केजरीवाल को खुद निकालना पड़ेगा, वरना दिल्ली में लोगों में भी अनरेस्ट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े सर, सभी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चूँकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दंगल चल रहा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, और क्या राबड़ी देवी का जो मॉडल जैसे कि ऋषिका ने भी जिक्र किया, क्या वो दिल्ली में भी देखने को मिलेगा? अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो क्या सुनीता अगली मुख्यमंत्री हो सकती है? ऐसे तमाम सवाल जो है सियासी गलियार में चल रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या इस मामले में अगला कदम हो सकता है आम आदमी पार्टी का। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।